अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ENG 201 के लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक हमारे पास क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन ऑब्जेक्टिव के अबाउट डिस्कस किया था और उसी को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें यहाँ पे कुछ आउटलाइंस दी गई हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो इनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने वही डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया हुआ है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं या ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव वही होते हैं कि जिस मकसद के लिए हम एक अपना कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं या कोई भी चीज़ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, कोई मकसद होता है, वो क्या होता है, उसका हम एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और उसको डिफाइन कैसे करना होता है। ये सारा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और कुछ अभी 20 लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट, कि राइटिंग डॉक्यूमेंट के लिए पर्पज़ क्या हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ हमें गोल्स दिए हैं, इसकी कैटेगरीज दी हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद क्या है कि टू गिव इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। उसके बाद क्या है हमारे पास कि टू परसुएड द रीडर, कि रीडर को परसुएड कर सकता है। लास्ट वन क्या है कि टू इनेक्ट और प्रोहिबिट समथिंग, किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना या इनेक्ट करना। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट शुड वी कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ डॉक्यूमेंट, कि जब हम डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं तो हमें माइंड में क्या चीज़ रखनी चाहिए। ऊपर हमने क्या डिस्कस किया कि पर्पज़ क्या होता है। जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट राइट करते हैं, लिखते हैं, तो उसका पर्पज़ क्या होता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद परसुएड वगैरह पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो हमारे माइंड में क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो भी इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या है कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो क्या हो कि वो क्लियर होना चाहिए और एक्सप्लिसिट पर्पज़ क्लियर एट द बिगिनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट, कि जब आप अपना एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो उसका जो एक्सप्लिसिट पर्पज़ है, जो मेन उसका पर्पज़ है, क्लियर होना चाहिए और उस डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में, बिगिनिंग में दिया जाना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये आपको चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि आपने पर्पज़ जो है वो स्टार्ट में देना है। अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट पर्पज़ का देख लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि व्हाट डज एक्सप्लिसिट पर्पज़ ऑफ आवर डॉक्यूमेंट मीन, कि डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है जिसमें एक्सप्लिसिट पर्पज़ का मतलब होता है। तो एक्सप्लिसिट पर्पज़ क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और MCQs में आ जाता है और आई थिंक प्रीवियस में भी MCQs में आया था। तो एक्सप्लिसिट पर्पज़ का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्पज़ है जो क्लियरली स्टेट किया गया हो, कि डॉक्यूमेंट में क्लियरली प्रेजेंट किया गया हो कि ये इसका पर्पज़ है। जबकि इसकी और इसका एक और भी है कि इसमें एक्शंस कौन से हो सकते हैं। इसमें क्या है कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। टू गिव इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। उसके बाद है कि वही जो चीज़ें हमने ऊपर देखी हैं वही सारी इसमें है कि परसुएड रीडर एंड इनेक्ट समथिंग। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ टाइप्स दी हुई हैं डॉक्यूमेंट टाइप्स की। ये काफ़ी सारी टाइप्स हैं, ये आप लोगों ने खुद रीड कर लेनी है यहाँ पे कि इनेक्ट की टाइप्स कौन सी हैं, परसुएड की टाइप्स कौन सी हैं, ये सब आप लोग लाजमी तौर पर रीड कर। तो ये सारी टाइप्स आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे उन्होंने टाइप्स दी हुई हैं, तो मैं आपको ये तो नहीं करवा दिया कि मैं आपको आगे करवा देती हूँ। पहले हमने एक्सप्लिसिट पर्पज़ का देखा है, अब हम इम्प्लिसिट का देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इम्प्लिसिट पर्पज़ वो पर्पज़ होता है जो कि क्लियरली स्टेट नहीं किया गया होता है। मतलब एक डॉक्यूमेंट में जो भी पर्पज़ उसका हमें बताना है कि इस डॉक्यूमेंट का ये पर्पज़ है, तो उस पर्पज़ को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया होता या क्लियरली स्टेट नहीं किया गया होता। तो इस पर्पज़ को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट पर्पज़। और इसके गोल्स क्या हो सकते हैं, इसके गोल्स हो सकते हैं टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप, किसी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करवाना। उसके बाद है कि टू क्रिएट ट्रस्ट एंड स्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी, कि कोई भी ट्रस्ट जो है उसको क्रिएट करवाना, इस्टेब्लिश करवाना किसी भी क्रेडिबिलिटी को। और उसके बाद क्या है कि डॉक्यूमेंट के अबाउट कोई ना कोई एक्शन लेना। ठीक हो गया। ये इसके गोल्स हो सकते हैं और उस दोनों के आप लोगों ने गोल्स भी याद रखने हैं और उसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है। ये MCQs में आ सकती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने वही जो तीनों यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं उन्हीं के अबाउट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने क्या है कि एस्टैब्लिश रिलेशनशिप के बारे में बताया है। तो जब हम रिलेशन एस्टैब्लिश करवाते हैं, इसमें क्या होता है कि हम कम्युनिकेशन में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते बल्कि वहाँ पे रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश भी करवाते हैं। एक स्पीकर और लिसनर के दरमियान हो सकता है, इसी तरह एक राइटर और रीडर के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट कराते हैं। जैसा कि आप कोई ना कोई स्टोरी रीड कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में जा रहा था कि इस रीडर ने ये राइटर ने ये बात की, आप रीड कर रहे हैं, आप रीडर हैं, और राइटर जिसने लिखी हुई है वो बात या कोई स्टोरी या कोई भी चीज़ तो आप पढ़ रहे हैं, तो आपके माइंड में जा रहा है, आपके कोई ना कोई रिलेशन उसके साथ हो रहा है। जैसे आप कोई ना कोई चीज़ देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, प्रोग्राम या कुछ भी आप अगर आप मोटिवेशनल कोई वीडियो देखते हैं तो उससे क्या होगा कि कोई ना कोई आपका एक रिलेशन हो जाता है, आपको अच्छा लग रहा होता है और आप बार बार उनकी देखते हैं, आपका कोई ना कोई एक कह सकते हैं ना कि आपका एक दिली रिलेशन बन जाता है उनके साथ।
कि आप बार बार उन्हीं की वीडियोस देखते हैं और मोटिवेशनल के तौर पर आप सुनते हैं, आप लिसनर होते हैं। इसी तरह यहाँ पे तो ये बिज़नेस के हवाले से बात कर रहे हैं। मैंने आपको जस्ट एक समझाना था कि इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं की जाती बल्कि रिलेशनशिप्स को भी इस्टेब्लिश करवाया जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट के अबाउट उन्होंने यहाँ पे वही बताया है कि इसमें क्या होता है कि ट्रस्ट जो है वो क्रिएट करवाया जाता है और इस्टेब्लिश करवाई जाती है क्रेडिबिलिटी को। और थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे उन्होंने दे दिया है कि इसमें क्या होता है कि एक्शंस और थॉट्स जो हैं उनको परमानेंट रिकॉर्ड करके क्रिएट किया जाता है। वही तीनों पॉइंट्स यहाँ पे भी इन्होंने दे दिए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो जब आपने किसी भी ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट देनी है तो अब आपने इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इसमें अप्रोप्रिएट मेथड क्या होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसको उसके स्टेटमेंट को आगाज़ में मतलब स्टार्ट में बिगिनिंग में दे दें। सम रीडर्स जो हैं टेक्निकल राइटर्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है कि वो बिज़ी होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो अगर आप ऐसी स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टार्ट में रख देते हैं तो ये एक बेटर रहता है और जो राइटर्स होते हैं वो इजीली उसको पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप कोई भी आउटलाइन देते हैं या कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, जैसा कि आप इस लेक्चर को ही ले लें कि इस लेक्चर के स्टार्ट में आउटलाइंस दी गई थी, तो उससे क्या है कि आपको आइडिया हो गया था कि इस लेक्चर में ये चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। इसी तरह अगर आप एक डॉक्यूमेंट में स्टार्ट में उसका ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं तो उससे भी जो राइटर्स होते हैं उनको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है और समझ आ जाती है रीडर्स को कि इसमें ये चीज़ इसका ऑब्जेक्टिव है, इस डॉक्यूमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये एक बेटर वे रहता है कि स्टेटमेंट को ऑब्जेक्टिव के उस जो ऑब्जेक्टिव है उसकी स्टेटमेंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में रख दिया जाए। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइन दी है। गाइडलाइन नंबर 1 देख लेते हैं। गाइडलाइन नंबर 1 क्या है कि आइडेंटिफाई द फाइनल रिजल्ट यू वांट फ्रॉम योर कम्युनिकेशन। कि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन से कोई फाइनल रिजल्ट चाहते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करें। ये एक गाइडलाइन दी गई है और ये आई थिंक फर्दर लेक्चर्स में भी गाइडलाइंस दी जा रही हैं आपको कम्युनिकेशन के हवाले से कि कैसे कैसे आपने करनी है। तो फर्स्ट स्टेप उन्होंने क्या बताया, फर्स्ट गाइडलाइन क्या दिया है कि आपने कम्युनिकेशन में फाइनल रिजल्ट को, कि जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसको आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वन डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव, जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर रहे होंगे तो जो उसका फाइनल रिजल्ट है उसको आप क्या करें, आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दें। और इससे क्या होगा कि डूइंग सो विल हेल्प यू रिमेंबर दैट व्हेन यू राइट यू आर परफॉर्मिंग एन एक्शन फॉर योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। कि इससे आपको रिमेंबर रहेगा, आपको याद रहेगा कि आप इस पर्पज़ के लिए लिख रहे हैं और इसका डिजायर्ड रिजल्ट या आउटकम क्या हो सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी गई, आप देखना चाहें देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हाउ डू पीपल रिस्पॉन्ड व्हेन दे रीड समथिंग। कि जब लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये MCQs में आ भी सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि व्हेन पीपल रीड दे रिस्पॉन्ड इन 2 वेज़। मैं टेलिंग यू कि वो दो वेज़ में रिस्पॉन्ड करते हैं। और वो 2 वेज़ कौन से हैं, वो है पहला है कि दे थिंक, वो सोचते हैं, एंड दे फील एट द सेम टाइम। वो एक ही टाइम पे 2 तरह से आपको रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। अब वो 2 वेज़ कौन से हैं कि वो सोचते भी हैं और महसूस भी करते हैं। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये MCQs में आ सकता है। और आई थिंक यहाँ तक कि आपका लेक्चर आज का, और आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। बहुत इजी लेक्चर था और शार्ट भी था। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फीडबैक लाजमी दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि उनके पास मैंने ऐसे लेक्चर्स बनाए हैं तो उन तक भी ईजिली पहुँच जाएंगे और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।